शो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा दर्शकों की फरमाइश पर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हेमंत उस्तगी सीईओ वाइस इन्वेस्ट और साहिन करमचंदानी फाउंडर wealthindia.com हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और हमारे जो दर्शक हैं वो भी फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। माइक साहब हैं क्या मेरे साथ फ़ोन लाइन पर? नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी मैं पटना के बोल रहा हूँ। आप पटना से बोल रहे हैं, जी बताइए। जी वो मैं क्वेश्चन था, मैंने 45,000 म्यूचुअल फंड के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल के लिए कोई अच्छा म्यूचुअल फंड बताया? कोई खास वजह आपको आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में ही पैसे लगाने हैं? नहीं, उसमें एक्चुअली मैंने सुना था कि वो बेटर होता है, उसमें रिटर्न क्या आता है ऐसे कुछ। ये आपने कहाँ से सुना? कोई वीडियो देखी यूट्यूब पर जी या किसी इन्फ्लुएंसर को सुन लिया? तो देखा था मैंने पहले। जी अच्छा, तो आपने रिसर्च की उसकी, ऐसा क्यों बोला गया? किसी फंड के लिए बोला गया या ओवरऑल एएमसी या फंड हाउस के लिए बोला गया था? क्या बोला गया था? वो आईसीआईसी के बारे में पता चला था कि वो बोले थे कि अच्छा फंड है ऐसा कुछ। हाँ, तो फंड का नाम बताया होगा ना कोई? फंड का नाम क्या था? ये तो आप म्यूचुअल फंड हाउस की बात कर रहे हैं। जी 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 वो एक नहीं है, वो एक्चुअली वो काफी कर रहा है। कम्युनिटी प्रूडेंशियल कम्युनिटी फंड है, ग्रोथ ऐसे कुछ करके है। चलिए, शायद आप मल्टी एसेट एलोकेटर फंड की बात कर रहे होंगे। बहरहाल 45,000 की आपको एसआईपी करनी है और 10 करोड़ का टारगेट है 20 साल में। 10 करोड़ किसी खास वजह से आपको चाहिए? नहीं, एक्चुअली टाइम है तो मैं सोच रहा था 10 करोड़ हो जाते। ऑलराइट, मेरे ख्याल से ये सवाल साहिन के पास है। साहिन, तो माइक साहब तो बता रहे हैं कि उन्होंने आईसीआईसीआई प्रू का किसी फंड के बारे में उन्होंने सुना कहीं से और अब सोच रहे हैं कि उसी के फंड भी पोर्टफोलियो में शामिल किए जाएं। तो इनके सवाल के जवाब पर मैं आऊँ उससे पहले कितना ज़रूरी है एक एएमसी को कंसिडर करना निवेश करने के लिए? फंड का सिलेक्शन तो खैर आपको करना ही चाहिए। उस फंड में क्या है आपकी जोखिम उठाने की क्षमता, और वो फंड को आपको अपने गोल से अगर अलाइन करना है तो क्या वो पर्पस वो सर्व करेगा कि नहीं करेगा, ये सब होमवर्क तो करना ही चाहिए। लेकिन एएमसी को देखना कितना जरूरी होगा साहिब? तो ऑनेस्टली यू हैव टू सी द एएमसी इन टर्म्स में, जैसे माइक जी बोल रहे हैं कि सिर्फ आईसीआईसीआई में प्रूडेंशियल में करना है। आई वुड सजेस्ट कि एक ही एएमसी को ना देखे एंड अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करे 4-5 एएमसी में। अगर उन्हें आईसीआईसीआई पसंद है या प्रॉब्ली एचडीएफसी पसंद है या एसबीआई या टाटा सुना है उन्होंने, तो 4-5 में डाइवर्सिफाई करे, अपना रिस्क को थोड़ा डाइवर्सिफाई करे। बिकॉज एक ही एमसी में डालने से होगा क्या कि उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी, देन यू एंड अप, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो उसी एक परफॉर्मेंस से डिफाइन होगा। ऑल्दो कोई बैंक्रप्सी या डिफॉल्ट के चांसेस नहीं होते इक्विटी में, बट स्टिल इट इज बेटर दैट यू डाइवर्सिफाई एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इट इफेक्ट्स योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो माइक जी, आपको सिर्फ आईसीआईसीआई या एक ही फंड हाउस में नहीं देखना चाहिए, आपको 4-5 फंड हाउस में देखिए। एंड इन टर्म्स जैसे आपका सवाल है कि आपको 20 साल में 10 करोड़ चाहिए एंड आप एसआईपी कर रहे हो करंटली 45,000 की, तो इसमें भी गोल मिसमैच है। जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी 45,000 की एसआईपी है और आपका टारगेट गोल 10 करोड़ है, विच इज अनरियलिस्टिक। तो आई वुड सजेस्ट कि आप या तो एसआईपी अमाउंट बढ़ा दीजिए या तो अपना गोल कम कर दीजिए। अगर आपको 10 करोड़ चाहिए एज अ टारगेट गोल पोस्ट 20 इयर्स, देन आई वुड सजेस्ट कि आप अपना एसआईपी अमाउंट अबाउट 75 to 80,000 के बीच में रखिए। टू बी प्रिसाइज 77,000 के आसपास आप करोगे और आप रियलिस्टिक सीएजीआर रखोगे 14% का, देन यू माइट अचीव योर गोल। रहा आपका अगला सवाल, तो फंड हाउस पे आई वुड सजेस्ट ऑन द फंड टाइप आई वुड सजेस्ट कि आप मल्टी कैप फंड लीजिए। रीजन आपका हॉरिजन बहुत लंबा है एंड आप मल्टी कैप फंड में व्हाट हैपेंस इज आपका लार्ज कैप भी कवर हो जाएगा, मिड कैप भी कवर हो जाएगा एंड स्मॉल कैप भी कवर हो जाएगा। गिवन योर टाइम हॉरिजन आपका रिस्क भी मीट हो जाएगा सिंस यू विल सी ऑल द बिजनेस साइकिल्स। सो आई सजेस्ट दैट उसमें आपका सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन साहिन, केवल मल्टी कैप फंड में ही आप कह रहे हैं कि वो 77,000 अगर एसआईपी करना चाहें तो कर सकते हैं? आपने मेरे ख्याल से 3 फंड की सिलेक्शन दी है, रिकमेंडेशन दी, और तीनों ही मल्टी कैप हैं। हाँ, सो आई वुड सजेस्ट कि आप तीन ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए आई वुड सजेस्ट कि आप 3
मल्टी कैप फंड्स चूज करिए आप, सिंस आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑलरेडी पसंद है, गो फॉर इट। उसके अलावा यू कैन लुक एट टाटा एंड एसबीआई मल्टी कैप फंड्स आल्सो एंड डाइवर्सिफाई इन 3 फंड्स अबाउट दिस 77,000 तो एंड 3 मल्टी कैप में डाइवर्सिफिकेशन का फायदा इनको कैसे मिल सकता है? नहीं, सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंस इज, सिंस इनका टाइम हॉरिजन इतना बड़ा है, 20 साल है, तो अगर वो मल्टी कैप में डाल रहे हैं, वो जो रिस्क मल्टी कैप का है वो ऑलमोस्ट सिस्टमैटिक रिस्क हट जाता है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इनटू ऑल इकोनॉमीज, लाइक बिजनेस साइकिल सब कवर हो रहे हैं, जो 7 years का बिजनेस साइकिल वी कंसिडर, सिंस स्मॉल कैप मिड कैप में वो रिस्क होता है, यू माइट सी दैट टू। सो आई सजेस्ट कि मल्टी कैप में एंड परफॉर्मेंस लेकिन अगर एक ही कैटेगरी का फंड है साहिन, एक ही कैटेगरी का फंड है, तो फिर ये तो अगर निवेश में रेपिटेशन हो गई तो कंसंट्रेशन उसी तरह का हुआ तो, बिकॉज अमूमन देखा गया है सिमिलर ही एक्सपोजर होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, 19-20 का ही फर्क होगा तमाम पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स का। 19, you can say that, but depends on the AMC. For example, if you're looking at SBI and ICICI, तो काफी different होगा. So, but it depends on the AMC also, and you have to see the structure and probably then decide. That नहीं of तो फिर course- अभी ये जो 3 फंड्स आपने बताए हैं आईसीआईसीआई, एसबीआई, टाटा मल्टी कैप में, इनमें जरा फर्क बताइए कि किस तरह से उन्होंने मल्टी कैप की रणनीति अपनाई है और किस किस तरह से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इनका एक्सपोजर अलग अलग है। So, I'll have to check and probably I can get back हेमंत to जी you के on. पास जाना चाहूंगी मैं इस सवाल को लेकर, मुझे सलाह में थोड़ी सी यहाँ पर अधूरापन लग रहा है। हेमंत जी, चलिए एक बात तो समझ में आ गई कि आपको पूरा पोर्टफोलियो एक ही एएमसी में कंसंट्रेट नहीं करना है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए भले ही साहिन कह रहे हैं कि आपको मल्टी कैप कैटेगरी पर दाव लगाना चाहिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए इसको बेहतर केवल एक ही मल्टी कैप काफी नहीं होगा। देखिए कविता, जहाँ तक डाइवर्सिफिकेशन का सवाल है, मैं एग्री करता हूँ। आई थिंक मल्टी कैप कैटेगरी का सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि उसमें तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर आपको मिलेगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और एज पर सेबी डेफिनेशन मिनिमम 25% हर सेगमेंट में आपको वहां पे डालना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सारा का सारा पैसा एक ही कैटेगरी में लगाते हैं, या जैसा आप कह रहे हैं कि एक ही फंड में आप पैसा लगाएं, तो एक ही फंड में तो कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उस फंड मैनेजर की या उस फंड हाउस की जो फिलॉसफी है एक पर्टिकुलर समय पे मार्केट में काम नहीं कर रही है, तो आपका पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो वो काम नहीं करेगा। दूसरी बात, जब एक ही कैटेगरी के आप फंड लेते हैं, तो जैसे मल्टी कैप अगर आप लेते हैं, तो पूरा पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 25% आपका मिड कैप, स्मॉल कैप में जाएगा, जो शायद आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट ना करता हो। मेरा ये मानना है कि मल्टी कैप एज ए कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, पोर्टफोलियो होना जरूरी है, और उसके साथ में मुझे लगता है आप अपनी पर्सनल सिचुएशन को, आप अपने रिस्क प्रोफाइल को देख के फिर बाकी जो कैटेगरी है, लार्ज या मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, वो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। फंड के नाम बता पाएंगे आप इनको हेमंत जी? देखिए मल्टी कैप में मुझे लगता है, अगर आपको मल्टी कैप दिखना है, तो मुझे जो उस कैटेगरी में सबसे अच्छा फंड लगता है वो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है। वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके अलावा मैं चाहूंगा कि लार्ज एंड मिड में एक फंड ले, वो चाहे वो HDFC लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं या ICICI लार्ज एंड मिड कैप, और तीसरा एक फ्लेक्सी कैप फंड लेंगे, जो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, जहां पे एटलीस्ट 18-19% इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको मिलता है उसके अंदर, और लार्ज कैप का बायस है। तो होगा क्या कि ओवरऑल 3 फंड फिलॉसफीज आपके पास होंगी, और डिफरेंट सेगमेंट में आपका जिस एक्सपोजर जो आपके हिसाब से होना चाहिए वो भी आपको मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि अपनी जोखिम उठाने की क्षमता जो है आप ध्यान में रखें, और इसी तरीके से अक्रॉस मार्केट कैप्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो को फैलाएं, तो आपका निवेश भी जो है वो सही जगह पर होगा, आपका जोखिम भी कम होगा, और लंबी अवधि में इस एलोकेशन का, इस एक्सपोजर का आपको फायदा होगा। सुभाष का मैं सवाल लूंगी, जो कि फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सुभाष, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग मैम, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे मैम? मैं बिल्कुल ठीक। गुजरात से हैं आप? हाँ मैम, मैं गुजरात में हूँ। आपका शो बहुत बढ़िया है, और मैं रेगुलर ऑफिस से आके आपका शो पहले देखती हूँ। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, थैंक यू सो मच। लेकिन ये बताइए, हालचाल ठीक है वहाँ पर? तूफान की बहुत खबरें चल रही हैं, सब ठीक है? 25 तारीख कुछ आने वाला है, 24-25, हाँ, सॉरी 14-15 को, 14-15 को। 14-16 ईयर्स की। चलिए, ख्याल रखिएगा। मैम, तो मेरा आपको क्वेश्चन अपने ये है, बेटे के मेरा लिए निवेश करना है? लड़का जी। भी 26 साल का है, तो मैं जॉब कर रहा है पुणे में। मैं पिछले 1.5 साल से वो SIP कर रहा है। एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3000। ये मैम 30 इयर्स के लिए है, उन्हें SIP कर रहे हैं। 10% ईयरली इंक्रीज करेंगे,
और दूसरा है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड 1250 रुपीज पर वीक, ये 5 साल के लिए कर है। उसके गाड़ी 1250, एक सेकेंड, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। 1250 पर वीक? हाँ, पर वीक मैम। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट। ठीक ठीक। और बस ये 4 ही है? HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ये 5 साल के लिए कर रहे हैं, तो 5 साल के बाद उसके कार खरीदना है तो उसके लिए होगा। और बाकी तीन फंड मैम रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, किसी खास आपने किसी फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट किया है? नहीं मैम, मैं कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्टेक्ट है, मैं खुद ही साइड में जाके रिसर्च करके फंड चूज किया। तो आपने अपने बेटे के लिए ये रिसर्च करके उनको दिए हैं और अब वो निवेश कर रहे हैं, ऐसा है? यस मैम, ये। चलिए, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बेटे को भी रिसर्च करना सिखाएं, ठीक है? बहुत अच्छी बात है कि माता पिता के तौर पर आप बेटे को निवेश की सीख दे रहे हैं, लेकिन वो भी तो आगे चलकर अपनी फैमिली में और अपने बच्चों को ये सिखाना चाहेंगे, तो उन्हें भी ये सीख जरूर दीजिएगा। और पराग पारिक में आपने कहा 4000 रुपए है ना, क्योंकि डिटेल जो हमारे पास है उसमें 3000 रुपए फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, तो इसको हम बदल के 4000 कर देंगे। ठीक ठीक है। हेमंत जी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC बैलेंस एडवांटेज 1250 पर वीक, 5 साल तक केवल। बाकी फंड्स में ये मेरे ख्याल से बने रहेंगे, निवेश की रणनीति में बने रहेंगे 25 साल तक, फंड में बने रहे या ना रहे, और 10% कह रहे हैं कि अपने निवेश को बढ़ाएंगे। बताइए। जी कविता, थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। सबसे पहले जैसे उन्होंने कहा, हम इनके लॉन्ग टर्म गोल की अगर हम बात करते हैं तो करीब करीब जो मैं ठीक से समझ पाया तो 21 साल का ये इनका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्ट करने का, और रिटायरमेंट एज जो है वो 55 ईयर्स है इनके बेटे की, अगर वो एज्यूम करके चल रहे हैं तो 4 साल इनके पास और होगा। अगर ये पूरा पीरियड मान लीजिए 21 साल अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं 9 या 10,000 उन्होंने जैसा अभी कहा, तो करीब करीब मुझे लगता है, और क्योंकि 10% से वो बढ़ा भी रहे हैं, तो करीब करीब मुझे लगता है 6 करोड़ का कॉर्पस ये बना पाएंगे। तो आई थिंक समय बहुत है इनके पास, और सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे दिख रहा है कि क्योंकि इतना लंबा समय है, तो आप छोटी रकम मतलब 10,000 रुपए से भी इतनी बड़ी रकम बना पाएंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। दूसरी बात, जहां तक इनके फंड्स की सवाल है, इन्होंने कहा कि 4000 जो है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी इस फंड के बारे में बात की, तो इसका जो बायस है जनरली जो है वो लार्ज कैप के ऊपर है, और कुछ पैसा जो है वो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट होता है। बाकी इनके पास जो बाकी 2 कैटेगरी के फंड हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप, दोनों ही आई थिंक अपनी कैटेगरी के बहुत ही अच्छे फंड हैं, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं कह सकता हूं कि शायद एलोकेशन जो है डिफरेंट सेगमेंट में थोड़ा सा एग्रेसिव है, पर क्योंकि 25 साल का समय है, आई थिंक वो इस पोजीशन में है कि वो थोड़ा रिस्क ले सके, और काफी इन एनी केस उनको बड़ा कॉर्पस बन के मिल रहा है। तो ये जो फंड्स हैं इसमें कंटिन्यू करते रहे। बस सिर्फ एक ही चीज मैं इनको कहना चाहूंगा कि जब आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो कमिटमेंट है वो इक्विटी से है, एज एन एसेट क्लास, फंड से नहीं है। आज की डेट में ये तीनों फंड अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फंड की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते जाइए, कभी भी जल्दी में मत रहिए कि आपको उसको पोर्टफोलियो को बदलना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि पीयर ग्रुप यानी उसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनके कंपैरिजन में अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली अबव एवरेज रिटर्न दे रहा है तो बने रहे, नहीं तो फिर किसी ना किसी स्टेज पे तैयार रहिए कि अगर आपको पोर्टफोलियो में बदलाव करना है तो करने रखिए। कमिटमेंट जो है याद रखिए आपकी इक्विटी से है, ना कि फंड से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर निवेशक के लिए समझने के लिए। फिर इन्होंने कहा कि 5 साल के लिए वो बैलेंस एडवांटेज फंड में कर रहे हैं, उस कैटेगरी का वो अच्छा फंड है। हालांकि बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर हम बाकी फंड से बात करूं तो वहां पे इक्विटी एलोकेशन इतना ज्यादा नहीं होता जितना HDFC में है, और शायद इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस जो है बाकी बैलेंस एडवांटेज से ज्यादा है। थोड़ा एग्रेसिव फंड है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा है। वीकली आप कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई प्रूवन नहीं है कि आप वीकली करें या मंथली करें तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मुझे लगता है वीकली में इनफैक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी आती है उसको। अगर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि उसका बहुत ज्यादा अलग से कोई फायदा है उसके अंदर। बट एज ए कैटेगरी, क्योंकि आपके पास 5 साल का समय है, और अगर आपके पास लमसम नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आई थिंक एज ए कैटेगरी वो बिल्कुल सही है। तो ओवरऑल जैसा मैंने कहा, पोर्टफोलियो आपका सही है। कुछ 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि आपका टाइम होराइजन जो है काफी लंबा है। सुभाष, आपने सलाह सुनी, आपको कुछ पूछना है हेमंत जी को? मेरे को सर से एक पूछना है, अगर मैं 2 इयर्स बाद ये जो 3 फंड रिव्यू करूं, अगर ये मार्केट के एवरेज परफॉर्मेंस से नीचे दे रहा है एवरेज, तो मैं दूसरा फंड में शिफ्ट कर जाऊं जो टॉप फंड होगा उस टाइम? हेमंत जी? जी मेरा ये मानना है कि साल में एक बार कीजिए आप,
और जैसा मैंने कहा कि अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो जल्दी में मत रहिए, क्योंकि कितना भी अच्छा फंड होगा, उनकी जो फंड फिलॉसफी है कुछ मार्केट कंडीशन में कभी कभी वो काम नहीं करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड खराब हो गया। होता क्या है मार्केट में, जो पैसा है वो एक सेट ऑफ सेक्टर या दूसरे सेट ऑफ सेक्टर से मूव करता है वैल्यूएशन के हिसाब से। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर परफॉर्मेंस आपको थोड़ी कम लग रही है तो उसके थोड़ा सा कारण समझने की जरूरत है कि क्या वो पोर्टफोलियो खराब है या वो सेगमेंट इटसेल्फ अच्छा नहीं कर रहा है। तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा आपको। बट जैसा मैंने कहा, एटलीस्ट साल में एक बार उस एंगल से कि पोर्टफोलियो बराबर कर रहा है कि नहीं वो देखना चाहिए। इतना जल्दी में मत कीजिए और थोड़ा समय दीजिए फंड को। बट अगर लगता है कंसिस्टेंटली कि 3 या 4 क्वार्टर या 5 क्वार्टर आपका फंड जो है कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो फिर मुझे लगता है बदलने का समय आ गया। ऑलराइट, ये आपके लिए सलाह है। ऑल द बेस्ट। हमारे साथ हार्दिक यादव फोन लाइन पर हैं। हार्दिक नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ मैडम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए हार्दिक। ऑलराइट, आपने अभी लमसम भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपकी एसआईपी भी चल रही है 15,000 की। एक्सिस का स्मॉल कैप है, मिड कैप में निपॉन इंडिया ग्रोथ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, और आपके पास एसबीआई फोकस, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिका फ्लेक्सी कैप भी है। 30 साल का समय है। 6.5 करोड़ रुपए आपको जो है वो जमा करने हैं। इसके अलावा आपने जो है एनपीएस में भी निवेश शुरू कर रखा है। चलिए, एनपीएस में तो आपका निवेश ठीक ही लग रहा है। साहिन के पास मैं जाऊंगी एक क्विक सलाह के लिए। साहिन बताएं। हार्दिक जी, जैसा आपका सवाल है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है कि ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन से व्हाट हैपेंस इज आपका पूरा यूनिवर्स आपके पास होता है एंड उसे होता है ओवरऑल पोर्टफोलियो सीएजीआर एवरेज नीचे आ जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इतने सारे फंड्स ना लीजिए। आई एम नॉट प्रेफरिंग टू एनी एएमसी। जो एएमसी इफ यू फील आर इज गुड, सिर्फ 4-5 यूज किया कीजिए एंड उसी में इन्वेस्ट किया करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पे 7 से 8 म्यूचुअल फंड है, वेर आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ 4 से 5 रखो। मेरी राय यही रहेगी कि आप एसबीआई जो आपके 3 फंड है, फोकस है, कॉन्ट्रा है, लार्ज कैप एंड मिड कैप है, उसे एक ही में कन्वर्ट कर लो, एसबीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप में। इससे होगा क्या, एक तो majority of the, if you see strategy focus contra में in the long term, it's generally time frame of 5 to 7 years where these funds are looked at. If you're looking at a time horizon more than that, then I would suggest कि आप large and mid cap पे ही choose कर लीजिए and इससे it will be easier for you to track the investments also. So मेरी राय यही रहेगी कि आप 4 से 5 फंड कर पे आ जाओ 7-8 से, एंड उसके अलावा आपका जो गोल है एंड जो आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है विच इज एग्जैक्टली इन लाइन अलाइन में है एंड यू कैन इजीली अचीव योर गोल। ठीक। हेमंत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, इन्होंने हार्दिक का जो सवाल है, मैं आपको एक बार फिर से फंड के नाम बता देती हूँ। इन्होंने लमसम भी निवेश करके रखा हुआ है। अच्छा, लमसम हार्दिक आपने कहाँ निवेश किया है? इन्हीं फंड्स में किया है क्या? यही एसआईपी में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ना, उसकी अभी अराउंड वैल्यू 7 to 8 लाख अराउंड वैल्यू है, जो मतलब 3-3.5 साल से इसी एसआईपी में मेरी वैल्यू इतनी बढ़ गई है, पोर्टफोलियो वैल्यू। 6 लाख है ना आपका लमसम? 1-1 लाख रुपए हर फंड में है? नहीं, 6 लाख नहीं है। एसआईपी 3 साल से चल रही है, उसकी करंट मार्केट वैल्यू भी 7.5 लाख के आसपास हो चुकी है। तो ये करंट लमसम इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है? नहीं, लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है, मतलब इतना मेरा। आपने वैल्यू बताइए, आपने वैल्यू बता रहे हो आप। अक्यूमुलेट हो चुका है इतना पोर्टफोलियो मेरा वैल्यू। अच्छा, ठीक है। तो हेमंत जी, मैं एक बार फिर से फंड के नाम दोहरा देती हूँ। देखिए, इनके पास है एक्सिस स्मॉल कैप कैटेगरी में, ठीक है। मिड कैप कैटेगरी में इनके पास निपॉन ग्रोथ फंड है और कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, और इनके पास एसबीआई फोकस्ड, एसबीआई का ही कॉन्ट्रा और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप है, ठीक है। ये 3 इनके पास एसबीआई की स्कीम्स है। पराग पारिका फ्लेक्सी कैप भी है इनके पास, ठीक है। इनमें ये एसआईपी कर रहे हैं और कुल एसआईपी इनकी है 15,000 रुपए की। 30 साल का ये कह रहे हैं समय है। 6.5 करोड़। देखिए कविता, डेफिनेटली 15,000 के इन्वेस्टमेंट के लिए जितने फंड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक ओवर डाइवर्सिफिकेशन का केस है। और आई थिंक मैं एग्री करता हूं कि जो एसबीआई के जो 3 फंड हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है,
और मुझे लगता है कि लार्ज एंड मिड कैटेगरी का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप 35% एटलीस्ट एलोकेशन लार्ज कैप और मिड कैप में होता है, बाकी जो 30% है वो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो वो बिल्कुल आई थिंक सही सलाह है कि आप तीनों फंड्स को SBI लार्ज एंड मिड कैप में आप उसको मर्ज कर दीजिए। मिड कैप में इनके पास दो फंड है, रिलायंस ग्रोथ है और कोटक इमर्जिंग है। तो मुझे लगता है कि एक फंड अगर रखें आप वो अच्छा रहेगा, उसमें आप कोटक इमर्जिंग को रखें, उसका काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, पोर्टफोलियो भी अच्छा है उसका, तो आई थिंक वो रख सकते हैं। पराग पारिक की हमने ऑलरेडी बात की, आई थिंक वो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में हो सकता है क्योंकि उसमें लार्ज कैप बायस है और थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोलियो में हो सकता है क्योंकि उसमें लार्ज कैप बायस है और थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको मिल रहा है। स्मॉल कैप में इन्होंने कहा एक्सेस स्मॉल कैप है, डेफिनेटली मुझे लगता है एक स्कोप रहता है स्मॉल कैप फंड का, बट मुझे लगता है उस कैटेगरी में उससे बेहतर फंड इनको मिल सकते हैं, जैसे निपॉन स्मॉल कैप है या SBI का जो स्मॉल कैप है वो फंड्स मुझे, या HDFC का स्मॉल कैप इवन इनफैक्ट वो थोड़ी बेहतर ऑप्शन है। थोड़ा कंसोलिडेट कीजिए पोर्टफोलियो को, मुझे लगता है स्कोप है आपके पास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पोर्टफोलियो में जो बैलेंस है तीनों सेगमेंट से मार्केट के, वो बिल्कुल सही रहे, क्योंकि इक्विटी खुद से जो है एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। तो ध्यान रखिए कि अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड या फिर साथ में बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी मत बनाइए। ऑल द बेस्ट। आर कुमार साहब मेरे साथ फोन लाइन पे हैं जो कि हेमंत जी से सवाल पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं चेन्नई से बोल कैसे रहा हूँ। सर आप? चेन्नई से बोल रहे हैं सर, नमस्कार। हेलो। ओके, तो आपका पोर्टफोलियो है मेरे पास, आप कैसे जी, मैनेज मैडम। करते हैं इस पोर्टफोलियो को सर? मैडम मेरे पोर्टफोलियो का अभी वैल्यू है 11,67,000। ओके, ठीक है जी, और मैं पर मंथ 13,500 इन्वेस्ट करता हूँ। मोस्ट ऑफ मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो ELSS फंड में है जी, वो दिख रहा है। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मुझे 15 साल के बाद 1 से 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, इसके बाद रिटायरमेंट के टाइम आफ्टर 25 इयर्स मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। रिटायरमेंट के बाद आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए। जी जी, ठीक है। और 15 साल रिटायरमेंट बाद में मुझे कितना समय? अभी 25 इयर्स है मैडम, मैं भी 35 इयर्स का हूँ। 25 में से 15 साल में आपको चाहिए 1.5 करोड़ और उसके बाद जी, आपको जी, चाहिए मैडम। 5 करोड़, है ना? Yes, तो मेरे yes, ख्याल से मैडम। निवेश को तो बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे मुमकिन होगा जी, वैसे जी, आपको मैडम, अपना मैं निवेश बढ़ा बढ़ाना सकता हूँ, चाहिए। at least 10 to 15% पर ईयर में बढ़ा सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि Okay. मेरा जो ELSS फंड है वो हाँ। सही है या नहीं, ये बताया जाए। ठीक है, चलिए आपको बताते जी। हैं। वैसे इतने LSS फंड में रहने की जरूरत नहीं है। हेमंत जी बताइए कैसे इनके पोर्टफोलियो को छोटा किया जाए या फिल्टर आउट किया जाए? कविता, मैं शुरुआत कर रहा हूँ ये बोलने से कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है ELSS में इन्वेस्ट करने की वो काफ़ी सही है। ऑफ कोर्स अगर उन्होंने न्यू रिजीम में अपनी कैलकुलेशंस देख ली और उनको लगता है कि फिर भी उनको ELSS में इन्वेस्ट करना है, तो आई थिंक जितनी भी टैक्स सेविंग ऑप्शन है उसमें ELSS से काफ़ी स्मार्ट ऑप्शन है। एक तो उसमें रिटर्न आपको बेहतर मिल सकते हैं, जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का रहता है, और कहीं ना कहीं आपको जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इक्विटी मार्केट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकें। इस कैटेगरी में इनके पास 6 फंड हैं। डेफिनेटली 6 फंड की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मैक्सिमम वो 2 फंड्स को रखें, और जो एग्जिस्टिंग फंड है जैसे HDFC टैक्स सेवर और कैनरा रोबेको टैक्स सेवर, ये 2 फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रखें। साथ में आई थिंक वो निपॉन रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आप चाहें तो बने रह सकते हैं, बट ELSS में मुझे लगता है कंसोलिडेट कीजिए। ऑफकोर्स जो इन्वेस्टमेंट आपने ऑलरेडी की है जहाँ पे 3 साल पूरे नहीं हुए उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, उसमें आप बने रहेंगे, लेकिन जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको कोशिश कीजिए कि जैसे मैंने कहा 2 फंड्स आपके एग्जिस्टिंग हैं उनके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। उसके अलावा नॉन ELSS इनके पास 3 फंड हैं, वहाँ पे 1,000 रुपये इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है वहाँ भी थोड़ा सा शायद उनको कंसोलिडेशन करना, 2 फंड में 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1 फंड में 2,500 कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ 2 फंड आप रखिए 3 की बजाय। एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जिसकी हमने बात की, और एक HDFC लार्ज एंड मिड कैप जहाँ पे आप 2,000 पे इन्वेस्ट करें और 2,500 जो है वो आप पराग पारिक में इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है उससे क्या होगा, एक तो आपका पोर्टफोलियो में थोड़ी कंसोलिडेशन होगी, आपको मॉनिटर करना आसान होगा, और आप देखेंगे कि ओवर द लॉन्गर पीरियड आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जहां तक आपके 2 टारगेट का सवाल है, थोड़ा आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, बट अच्छी बात यह है
क्योंकि आपके पास रिटायरमेंट के लिए 25 साल का समय, थोड़ी देर पहले मैंने जैसे कहा कि अगर आप 9,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 25 साल में करीब करीब आपको 6 करोड़ रुपए का आप कॉर्पस बना पाएंगे। तो क्योंकि उससे पहले का जो गोल है उसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाइए, बट सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि आप कमिटेड हैं कि आप 10 से 15% अगर आप बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है फिर आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन थोड़ी सी में भी लगता है 2 या 3 हजार अगर आप बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली अपने दोनों लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन लंबा समय है, ऐसे पीरियड्स आएंगे जहां पे आपको वोलेटाइल रिटर्न देखने को मिलेंगे। आपको घबराना नहीं है, आप कंटिन्यू करेंगे और ये जो कमिटमेंट है आपकी, कोशिश कीजिए कि 15% अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सके तो मुझे लगता है काफी अच्छा है। तो पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कीजिए और कमिटेड रहिए कि आप पैसा हर साल बढ़ाएंगे। ऑलराइट, चलिए निवेश बढ़ाने की आपको यहाँ पर सलाह ज़रूर दी जा रही है तमाम बदलावों के साथ। शो को आगे बढ़ाते हैं, झटपट रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। साहिन, बताइए आपका गुरु मंत्र क्या है आज का निवेश का? तो ऑनेस्टली मेरे लिए कोई गुरु मंत्र नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। उनका रिस्क हॉरिजन, टाइम हॉरिजन कैसा है, रिस्क एपेटाइट कैसा है एंड इनकम कैसी है, दैट आल्सो डिफाइंस कि उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड मीट कर सकते हैं कि नहीं। सो इट इज क्वाइट सब्जेक्टिव इन नेचर। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा कुछ प्री डिफाइंड नहीं है। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, जितना आपका बजट हो, रिस्क एपेटाइट हो, उस हिसाब से। हेमंत जी, आपका निवेश का गुरु मंत्र? जी कविता, मैं कहना चाहूंगा उन सभी निवेशकों को जो एसआईपी के द्वारा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे फेजेस होंगे जहां पे आपको लो या फिर नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगी, लेकिन हमेशा याद रखिए लॉन्ग रन में इस फेज में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपकी एवरेज कॉस्ट को नीचे लेके आएगा और यकीन मानिए कि लॉन्ग टर्म में जो आपको बेहतर रिटर्न मिलते हैं वो इसी दौर के दौरान जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसी से मिलते हैं। तो उस जो फेज होंगे उसमें घबराना नहीं है, आपको कमिटेड रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और लॉन्ग रन में जो इक्विटी का ट्रू पोटेंशियल है वो आपके पोर्टफोलियो में आपको फायदा देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये है वो निवेश की बारीकी और निवेश के गुरु मंत्र जो आपको अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अपने साथ रखने हैं। भले ही आप एक तरह के निवेशक है और हर निवेशक जो है अलग अलग तरह का होता है, हर किसी की जोखिम उठाने की क्षमता, निवेश लक्ष्य अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी बातें होती हैं जब आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में उतरते हैं। कुछ बुनियादी बातें होती हैं जो सबके लिए एक जैसी होती है और उनका आपको पालन करना होता है डिसिप्लिन तरीके से एक निवेशक होने के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका और साइन आपका, समय निकाला, दर्शकों की सहायता की आज। और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार भी हमारी खास पेशकश जारी है, लेकिन मैं ब्रेक पर जा रही हूँ और आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ।